एडोलसेंट मेंटल हेल्थ में नेचर और नर्चर का रूल होता है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड। आजकल काफ़ी कंपैरिजन का चलन हो गया है। बच्चे को जब कंपेयर करा जाए तो बच्चा डाउन फील करता है, एक पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा अंदर से परेशान है, डिस्टर्ब है? अपने बात ना करे, एक्सप्रेस ना कर पाए, उदास दिखे। प्रेशर ना डाल के उनको एक तरीके से इसके रिवॉर्ड की तरफ आपको डिविएट करना चाहिए। लेकिन अभी जो बच्चे हैं, अभी जो एडोलसेंट में हैं, उन पे इस तरीके का प्रेशर आई थिंक डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल, ये भी है कि प्रेशर कौन डाल रहा है। वो खुद कभी फर्स्ट आए हैं जो बोल रहे हैं जो कि बच्चों को। पर जैसे आपने बताया कि वो पहला ही साइन है कि बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन जब बच्चा बताएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चल क्या रहा है? उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। क्रिमिनल थॉट्स आ रहे हैं, किसी को भी हार्म कर रहे हैं या सेल्फ हार्म कर रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। एग्रेशन, मेनली अनएड्रेस्ड एग्रेशन, अनएड्रेस्ड एंगर। क्या आपका बच्चा घर में चुप चुप रहता है, गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा है, बाहर जाके बात करना उसे पसंद नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उस पर बहुत तरह के प्रेशर हैं, पढ़ाई का प्रेशर, बहुत तरीके का, यूँ कहें दोस्तों को लेकर, या फिर यूँ कहें कि आजकल टीनेजर्स जो हैं आजकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं प्रेशर वो लोग लेकर बैठते हैं। लेकिन बात ये है कि वो लोग खुलकर बात नहीं करते, कहीं ना कहीं डर है। लेकिन आज thehealthsite.com में इस पर खुलकर बात होगी, और द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडोलसेंट साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर आस्तिक जोशी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर, ये वाकई में सच है, मेरे ख्याल से अवेयरनेस की कमी है, या फिर लोग इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, या फिर इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मतलब मेरे को लगता है कि एक बच्चा सबसे पहले घर से सीखता है, तो कहीं ना कहीं घर से ही कुछ गड़बड़ हो रही है। जी, एडोलसेंट मेंटल हेल्थ में नेचर और नर्चर का रूल होता है। एक तो बच्चे की जो उसकी इंडिविजुअल नेचर है, सेकंड वो नर्चर कैसा किया जा रहा है। तो अगर इन दोनों में कुछ भी कोई कमी रह गई हो तो उसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। और एडोलसेंट मेंटल हेल्थ में ये बहुत प्रोमिनेंट होता है क्योंकि खुल के बाहर आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का रोल है, एंड कैसे आप बच्चे को नर्चर करते हैं इसका बहुत प्रभाव पड़ता है उसकी मेंटल हेल्थ पे। पहले के टाइम पे क्या होता था, पेरेंट्स ना बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। अब उस टाइम पे ये बोला जाता था बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बट पेरेंट स्ट्रिक्ट थे और आई थिंक बच्चे थोड़े तमीज़ में रहते थे शायद। लेकिन आज के बच्चों को काफ़ी लिबर्टी मिली हुई है, छूट मिली हुई है, हर चीज़ करने के लिए फ्रीडम दी हुई है। तो क्या ये भी आपके कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है? जैसे इंग्लिश में कहावत है, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब आप डंडा नहीं यूज़ करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। खैर, वो अप्रोच के अपने कॉन्स हैं, अपने प्रोज कॉन्स हैं, इस अप्रोच के अपने प्रोज कॉन्स हैं। अब ज़्यादा लिबर्टी देने से उसके जो कॉन्स हैं वो भी काफ़ी मतलब ऑब्वियस हैं, क्योंकि बच्चों की में अभी पूरी मेंटल हेल्थ या पूरे उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। यूजुअली जो प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट है, जिसमें आपकी ब्रेन की वायरिंग पूरे तरीके से बन जाती है, वो अराउंड 25 to 30 ईयर्स और एज में बनती है। हाँ, उससे पहले जब वायरिंग ही पूरी बनी नहीं हुई तो फिर चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू कमिट इम्पल्सिव एक्ट्स। तो वो ज़्यादा अपने इम्पल्स पे एक्ट कर सकते हैं और अपना खुद ही नुकसान कर सकते हैं। आजकल काफ़ी कंपैरिजन का चलन हो गया है। पहले भी होता था कि देखो शर्मा जी के बेटे ने इतने नंबर्स लेकर आए हैं, ये किया है, वो किया है, ये अभी भी चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक बच्चों की मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। जी, कभी कभी भी कंपैरिजन आप करेंगे तो फिर कंपैरिजन में एक ऊपर होगा एक नीचे। तो यूजुअली आप पेरेंट्स कंपेयर इसलिए करते हैं ताकि वो बच्चे को किसी मतलब उनके माइंडसेट में होता है, वो भी गलत नहीं है, उनके माइंडसेट में होता है कि आप बच्चे को मोटिवेट करो, बच्चा दूसरे को देख के मोटिवेट हो एंड उसकी वजह से बच्चा और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करे। बट इसका जो रियलिस्टिक इम्पैक्ट होता है वो ऐसा नहीं होता। बच्चे को जब कंपेयर करा जाए तो बच्चा डाउन फील करता है, डाउन और डिप्रेस्ड फील कर सकता है, एंग्शियस फील कर सकता है, क्योंकि उस कंपैरिजन में वो नीचे है। तो बच्चा शायद वो मैसेज पकड़ ना पाए जो आप देना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर वो उसको नेगेटिव ही ले लेगा कि भाई मेरे को तो हमेशा डीमोटिवेट ही किया जा रहा है कंपेयर करके। जी जी जी, तो उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसके मूड, इन सब पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो क्या आज की डेट में बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना चाहिए? प्रेशर वर्ड थोड़ा डिफरेंट, प्रेशर ना डाल के उनको एक तरीके से इसके रिवॉर्ड की तरफ आपको डिविएट करना चाहिए कि अगर आप पढ़ोगे तो जैसे साइंटिफिक अप्रोच होती है, अगर आप पढ़ोगे, अगर आपके नंबर आएंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है। आप नहीं पढ़ोगे, आपके नहीं नंबर आएंगे तो आपका जॉब मार्केट में आपका शायद उतना
इम्पैक्ट ना डल पाए, बट एक कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है इसका। इसको बहुत टैक्टफुली आपको बताना चाहिए, वो लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो बच्चा समझ पाए। तो अडोलेसेंट में आते आते तो क्या होता है, वो लोग फ्री हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, कुछ परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं इस चक्कर में वो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो होती हैं, जो अगेन जो जो प्रॉपर रैशनल फैक्चुअली जो करेक्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, इसके बहुत सारे इसके पीछे साइंस है। आप अप टू अ सर्टन एज आपकी डिसीजन मेकिंग सब चीज़ों को देख के एक इन्फॉर्म तरीके से नहीं बन पाती अनलेस एंड अनटिल यू अचीव अ सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी या एज। तो हो सकता है कि जो उनका जो रिस्क लाइकलीहुड है कि गलत डिसीजन का, वो एडोलेसेंस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो एडल्ट्स को बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ एज एक्सपीरियंस उनका थोड़ा जो इन्फॉर्म्ड होती है डिसीजन मेकिंग, बच्चों में वो इन्फॉर्म नहीं हो पाती। तो वो एक छोटे से चीज़ को लेके वो एक बहुत बड़े, हो सकता है कि बहुत बड़े डिसीजंस ले ले जो एंड में उनके अगेंस्ट जाए और उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा अंदर से परेशान है, डिस्टर्ब है, बता नहीं पा रहा है? तो कैसे पेरेंट कैसे पता कर सकते हैं ये बात? बच्चा भी एक इंडिविजुअल है, तो बच्चे की भी एक पर्सनैलिटी है। तो जो भी, नॉट ओनली बच्चे, सब लोग, कोई भी परेशान होगा तो वो अपने आप को आइसोलेट करेगा, अच्छा, अकेले रहना पसंद करेगा। अकेले रहना पसंद करेगा। हो सकता है अपने ख्यालों में वो डूबा रहे, अपने बात ना करे, एक्सप्रेस ना कर पाए, उदास दिखे, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़े, उसकी फ्रेंडशिप्स में फ़र्क पड़े, उसके रिलेशनशिप्स में शायद बन ना पाए। तो ये सारी चीज़ों को देख के आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की कुछ चल रहा है उसके दिमाग में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को फिर? ऐसे सिचुएशंस में देखो, एक तो प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ का रोल बहुत है। अगर आपको लग रहा है, अगर कोई रीज़न है कि मतलब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि बच्चा कुछ चल रहा है जो हमसे वो शेयर नहीं कर पा रहा है, तो प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ का रोल बहुत है। वहाँ पे प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट को आप कंसल्ट करिए एंड उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। ये चीज़ पकड़ना कि बच्चे की मेंटल हेल्थ एक्चुअली इम्पैक्ट हो रही है कि नहीं, ये पेरेंट्स का मेन रोल है। कि हाँ, कि अगर इम्पैक्ट हो रही है, अगर वो कुछ मतलब बहुत सिवियर सर्कमस्टांसिस में अगर वो सुसाइड की बातें कर रहा है, अगर वो ऐसी बातें करना शुरू हो गया है, तो तब बिहेवियर में चेंज आ हाँ, गया। उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, उसकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया है, वो सेल्फ आइसोलेट कर रहा है, सोशली अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, रूम से बाहर ही नहीं निकलता। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का एक दे हैव टू टेक अ नोट ऑफ इट। तो बच्चों को स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स, आई थिंक टीचर्स या जो पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? बच्चा, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है या एंग्शियस है, तो उससे पहले तो एक ओपन कॉन्वर्जेसन करें कि क्या, जस्ट सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि आपका मूड ठीक नहीं है, किसके पीछे रीज़न क्या है। थोड़ा सा बातचीत करें, उसको ओपन अप करने की कोशिश करें। जिन बच्चों में मेंटल हेल्थ कोई सफरिंग होती है, जो सबसे पहला साइन होता है वो चुप हो जाता है। अच्छा, सबसे पहला साइन है वो चुप हो जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा, तो वो बता नहीं पाएगा। तो वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जो सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ बच्चे को ही नोन होगा वो। अच्छा। तो वो रीज़न निकल पाए, उसके लिड खोलें, जो वो बंद कर चुका है, उसके लिड खोलें और उसके एक्सप्रेस, उसके वर्ड्स में निकलवाए उसको। तो इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है। किन्हीं बच्चों पे ये होता है कि वो लेट लर्निंग स्किल्स लेट आती हैं उन पे, वो धीरे धीरे करते हैं। लेकिन पेरेंट्स का जो प्रेशर है कि नहीं भाई तुम्हें तो फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, मतलब ये आई थिंक ये तो बहुत, आज की डेट में ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे टाइम पे होता था कि हमें डंडे मार मार के बोल दिया जाता था कि पढ़ लो। लेकिन अभी जो बच्चे हैं, अभी जो एडोलसेंट में हैं, उन पे इस तरीके का प्रेशर आई थिंक डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल, ये भी है कि प्रेशर कौन डाल रहा है, वो खुद कभी फर्स्ट आए हैं जो बोल रहे हैं कि बच्चों एक्चुअली को फर्स्ट आने के लिए। तो हाँ, सही बात है। खुद तो आए नहीं है, बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले आप आते तो एक आप रिजल्ट अपना दिखा के बोल सकते थे कि चलो भाई। रादर देन प्रेशर डालना, एक रोल मॉडल बनना चाहिए। एक्चुअली तो उसके लिए कैसे करना चाहिए पेरेंट को? क्या रोल
उनका होना चाहिए वहाँ पे? पेरेंट्स का रोल सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव होना चाहिए। बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि गलत आदतों के लिए सपोर्टिव नहीं, बट मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्टिव, ताकि जो अपना बच्चा अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर पाए। जो भी बच्चे का पोटेंशियल है इंडिविजुअली, उसको वो पूरे तरीके से उसका फ़ायदा उठा पाए एंड वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म कर पाए। हाँ, ऑफ कोर्स। स्कूल और कॉलेजेस में काफ़ी बच्चे बुली होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत आई थिंक बहुत गहरी छाप छोड़ता है आपके दिमाग में। तो ऐसे में टीचर्स और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बुलिंग एक बहुत ही मतलब एक डिस्टर्बिंग चीज़ है। बच्चा जब बुली हो रहा होता है तो बच्चे को एक तो पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है बुली वो। इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा इतना सोशली स्किल्ड ना हो, या फिर बच्चे को कुछ जैसे घर पे कोई ऐसी डिस्टर्बेंस चल रही हो जो बच्चा अपने साथ लेके स्कूल में आए, एंड दूसरे जो जो बुली करते हैं वो ये चीज़ पकड़ लें एंड उसकी वजह से वो बुली करने लग जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि जवाब नहीं दे पाएगा हमें या जवाब नहीं दे पाएगी हमें। तो अगर बुलिंग अपने आप में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अगर बच्चा बुली हो रहा है तो टीचर्स को इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि बच्चा हो सकता है अगेन कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो फर्स्ट उसका एक यही होता है कि लॉस ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, वो बच्चा बता नहीं पाता। अच्छा। तो यही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे पर्सनालिटी में, थोड़ा सैड रहना शुरू कर देगा बच्चा। अगर आपको कोई भी इंडिकेशन है या कोई भी एविडेंस है कि बच्चा बुली हो रहा है तो उसको एड्रेस करें। वो टीचर्स एंड पेरेंट्स का ये रोल होता है, एंड दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज, टीचर्स एंड पेरेंट्स, के बच्चा बुली हो रहा है एंड दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। पर जैसे आपने बताया कि वो पहला ही साइन है कि बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन जब बच्चा बताएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चल क्या रहा है? उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। अच्छा। अगर वो नॉर्मल भी बिहेव कर रहा है और फिर भी वो स्ट्रेस्ड है तो कैसे पहचाने? अगर नॉर्मल बिहेव कर रहा है बच्चा, नॉर्मल है, बात कर रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो अपने एक्सप्रेशन से शो ही नहीं होने दे रहा है, तब कैसे पता चलेगा? कहीं ना कहीं वो फिर भी दिख जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दिख जाता है। और तीन जगह ही हो सकता है ये, या तो पेरेंट्स या स्कूल या फिर फ्रेंड्स। इनमें से किसी को भी कुछ ऐसा लग रहा है, कोई शक है, तो वो फिर उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। पेरेंट्स का जो घर के अंदर जो माहौल होता है, अब वो चाहे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हो, प्यार से रह रहे हो, या लड़ झगड़ के रह रहे हो, इसका भी असर पड़ता है बच्चों के मेंटल हेल्थ पे। बिल्कुल, बच्चों की जो परसेप्शन एबिलिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर कोई जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं घर पे, एक तो वर्बल झगड़ा हो गया, तो जो भी घर का इन्वायरमेंट है बच्चा इम्बाइब करता है उसको। जब जब अनप्लेजेंट है तो अनप्लेजेंट इम्बाइब करेगा, जब अनप्लेजेंट इम्बाइब करेगा तो अनप्लेजेंट खुद हो जाएगा वो। तो इस चीज़ का बहुत बहुत सब्सटैंशियल इम्पैक्ट होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे। बच्चों में आजकल मतलब मैंने काफ़ी न्यूज़ देखे हैं कि बच्चे क्राइम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत अडोलसेंट के हैं, चाहे अब वो छोटे बच्चे कह लें, मतलब अब क्रिमिनल थॉट्स आ रहे हैं, किसी को भी हार्म कर रहे हैं या सेल्फ हार्म कर रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है? एग्रेशन, मेनली अनएड्रेस्ड एग्रेशन, अनएड्रेस्ड एंगर। एक तो पहले बात करते हैं वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स। जब भी बच्चा एग्रेशन अंदर फील करेगा, उदास होगा, एंगर होगा, वो एंगर उसका निकलेगा कहीं ना कहीं। तो इधर वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स या वायलेंस टुवर्ड्स वन सेल्फ। वायलेंस टुवर्ड्स वन सेल्फ को हम सुसाइडलिटी कहते हैं, वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स को होमिसाइडलिटी कहते हैं। अच्छा। तो मेन उसका जो रूट कॉज है वो एंगर या एग्रेशन होगा। वो बिल्टअप हुआ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत रीजंस हो सकते हैं, मल्टीफैक्टोरियल होता है इसके, बहुत कॉम्प्लेक्स इसके पीछे साइंस है कि बहुत टाइम से बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, एंड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट या तो वो किसी और को हर्ट कर लेगा या फिर अपने आप को हर्ट कर लेगा। किसी और को हर्ट करेगा तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स क्रिमिनल, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई टुवर्ड्स सेल्फ, वो फिर सुसाइड वाली सेल्फ हार्म करने पे। बट अंदर उसके एग्रेशन है। अग्रेशन हाँ, है। तो जैसे जो फॉरेंसिक साइकेट्री में वर्ड्स होते हैं, मेंस रिया एक्टस रियास, अच्छा। या मतलब मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, एक्टस रियास मतलब गिल्टी एक्ट। ओके। तो क्राइम गिल्टी एक्ट हो गया या सुसाइड सेल्फ हार्म गिल्टी एक्ट हो गया, उसके पीछे गिल्टी माइंड भी होता है कहीं ना कहीं। अब वो गिल्टी माइंड का पता लगाने के लिए हमें पता करना होता है मेंटल स्टेट एट द टाइम ऑफ द क्राइम।
या मेंटल स्टेट एट द टाइम ऑफ सेल्फ हार्म। तो उसके पीछे साइंस होती है, एक पीछे साइंस होती है, एंड उस इवैल्यूएशन जब ऐसा हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उस चीज़ को पकड़ पाए, उन चीज़ों को एड्रेस कर पाए, ताकि उसका लाइक्लीहुड ऑफ सुइसाइडैलिटी या होमिसाइडैलिटी फ्यूचर में कम हो। क्या बच्चे जो है मूवीज़ या टीवी सीरियल्स से देख के भी कुछ सीखते हैं? मतलब अगर ये क्राइम की बात हो रही है तो जिस तरीके से मूवीज़ में जो चीज़ें दिखाई जाती है तो क्या उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे? बिल्कुल, ये ऑब्वियसली लर्न बिहेवियर्स हैं। एग्रेशन तो होगा, एग्रेशन तो सालों से हो रहा है, हज़ारों सालों से एग्रेशन आ रहा है, लेकिन वो एग्रेशन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, ये उस टाइम की इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, या उस टाइम पे क्या पॉपुलर है। तो आज के टाइम पे जैसे वायलेंट वीडियो गेम्स, वायलेंट टीवी, वायलेंट म्यूज़िक या फिर सेल्फ हार्म वाले क्यूज जो होते हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत अवेलेबल हैं, कि अगर आप अंदर से एग्रेसिव फील करें, आपको बहुत एंगर है, तो आप ये करें। तो ये ट्रेंड्स होते हैं। अच्छा। आज के टाइम पे ट्रेंड ये है कि अब वायलेंट ये देखें, थोड़े अनफिल्टर्ड शोज़ देखें, एंड उससे इंस्पायर होके वो ही करे जो उनका जो भी रोल मॉडल है, जिसकी तरफ वो मॉडल करना चाह रहे हैं, वैसा एक्ट करना शुरू हो जाएं, ना जानते हुए कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए फिर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? अगर बच्चे ने अगर कोई एक्ट कर दिया है, तब तो फिर वो उसको एड्रेस करना चाहिए नहीं, ऑब्वियसली। पहले से ही प्रिवेंशंस नहीं लेने चाहिए, मतलब जिस तरीके की बच्चे के अंदर एग्रेशन आ रहा है तो फिर इस चीज़ को एड्रेस करें। एड्रेस कैसे करें? एक तो बातचीत करें कि भाई क्या, अगर बच्चा बता देते हैं, बच्चों का ऐसा नहीं है कि अच्छा। एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, बच्चों का माइंड इतना पोल्यूटेड नहीं होता, इतने वर्ल्ड इंप्रेशन नहीं होते उन पे, तो वो उनसे बता बस पूछने देते की देर है। पूछने की देरी है। पर उनके मन में पेरेंट का डर नहीं होता होगा कि हाँ हम बताएंगे तो फिर हमें ही डांट पड़ेगी? ऐसा नहीं होगा? ऐसा हो सकता है, पेरेंट नहीं तो कोई और, कोई ट्रस्टेड एडल्ट, कोई लव्ड वन। एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं ये बोल सकता हूँ कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर घर पे बच्चा नहीं बता पा रहा तो फिर इसके पीछे जो आर्ट है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जानते हैं, एंड दे कैन हेल्प, रादर देन एक्ट होके फिर उसको एड्रेस करे। एक्ट होने ही ना दो। होने ही ना दो। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे पेरेंट्स क्या करें? ऑब्वियसली वो गिव अप कर रहा है, उसके कुछ दिमाग में है जो वो एफर्ट लगा लगा के, पर वो चीज़ हो नहीं रही। तो इस टाइम पे तो और जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्या है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास टाइम पे बिल्कुल, अगर हार्म की बात आ जाती है, अगर कुछ भी हार्म का, चाहे सेल्फ हार्म चाहे हार्म टुवर्ड्स अदर का मेंशन भी होता है, कहीं सुनने में भी आता है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए। मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिकेशंस भी होती हैं? बिल्कुल, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी एंग्जाइटी होती है, तो अच्छा। हाँ, जो सुइसाइडैलिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू अनएड्रेस्ड या अनट्रीटेड डिप्रेशन, या अनएड्रेस्ड या अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से होती है। तो ये जो मेडिकेशंस हैं ये कंसल्ट करने के बाद या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से रैंडम उठा के ले सकते हैं? नहीं, रैंडम उठा के ना लीजिए, क्योंकि कई कई मेडिसिन इसका उल्टा भी कर देती हैं, अच्छा। ज़्यादा एग्रेसिव बना देती हैं। ओ, तो ये बहुत कितनी consult- डोसेज लेनी है वो कितनी कंसल्ट? कौन सी मेडिसिन कितनी डोज लेनी है, ये तो फिर डॉक्टर ही बता पाएगा। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, मतलब अडोलसेंट में देखें या बच्चों में देखें, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम पे अपने आप को इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, और उनमें एक कंपटीशन चल रहा है कि हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स, हमारे ज़्यादा व्यूज़। और करंटली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी जिसने सुसाइड कर लिया, बिकॉज क्योंकि ऐसा सुनने में आया था, आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं, पर ऐसा बोला गया था कि शायद उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब पेरेंट कैसे इस पे ध्यान दे सकते हैं? जो भी, जिनको भी फ़ोन एडिक्शन होगा, या जो भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, या फिर जिन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया या इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, तो वो काफ़ी टाइम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। उनकी उनकी दुनिया उनका फ़ोन होता है, या सोशल मीडिया होता है। तो सोशल मीडिया पे या फॉलोअर्स बनाने में आपका जो डोपामीन जो है वो इसको रश मिलता है। तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपको रश मिला, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़े या फिर कम हो गए, तो आप डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। इसकी वजह से इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाता है, मूड डिसरेगुलेशन हो जाता है, एंड अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिला तो आप ससेप्टेबल हो जाते हैं कि आप
कोई ऐसी चीज़ कर लें, मतलब इतना गहरा इम्पैक्ट डालता इतना है गहरा वो। इम्पैक्ट हो जाता है। बिल्कुल, वर्चुअल ऑटिज़म, वर्चुअल डिप्रेशन, वर्चुअल एडीएचडी, ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, ये रियल अच्छा, नहीं है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा मेरे ख्याल से। इस चीज़ को बिल्कुल एड्रेस करें क्योंकि बच्चा या कोई भी एकदम से अपने आप को हार्म नहीं करेगा। हम्म। उसमें साइंस होंगे, एक दिन वो खुश होगा, अगले दिन वो बहुत वो नाराज़ होगा, हाँ हाँ दुखी हाँ होगा, हाँ। विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज। तो जब वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है फॉर एग्जांपल, या फिर मीडिया में है, तो जब मीडिया में उसको हाई मिलेगा तब वो खुश होगा, खुश होगा। जब हाई नहीं मिलेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तब वो डिप्रेस हो जाएगा। तो ये वन टाइम इवेंट नहीं होगा, ये ओवर द टाइम होगा। पेरेंट्स देखेंगे कि एक दिन बहुत खुश है और कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं होगा, एक दिन उदास है। जब उदास है तो अगर आप बातचीत करें तो बच्चा बता देगा, या फिर जो भी है जो भी केयर टेकर या जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है, अगर आप पूछेंगे तो वो बता देंगे कि मेरे फॉलोअर्स नहीं आ रहे इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। तो फिर वो देखेंगे ठीक है, एक नॉर्मल उदासी होती है, सक्सेस नहीं मिल रहा, बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है कि वो इम्पेयर कर रही है उनको, तो वो टाइम है कि आप थोड़ा उसको एड्रेस करें। पर इसका साइंटिफिक रीज़न यही है, डोपामीन आपका जो रश मिलता है अगर आपको आपके टुवर्ड्स चीज़ें जाएं, और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसिंग में ये इंस्टेंटेनियस होता है, तो अर्ली ग्रेटिफिकेशन होती है। अच्छा, मतलब अगर कोई ऐसे में कोई अपने फ्रेंड को या किसी को भी बता रहा है इस तरीके के फॉलोअर्स गिर रहे हैं यार, टेंशन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आई थिंक पेरेंट्स से तो कोई इस बारे में बात ही नहीं करेगा कि हमारे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पर पेरेंट्स बिहेवियर तो ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा। फ्रेंड्स भी बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई इतना मतलब उदास हो गया कि वो अपने रूम से ही नहीं निकल रहा क्योंकि उसके फॉलोअर्स कम हो गए, तो वो फिर एक चीज़ें उस चीज़ को आपको मतलब देखना पड़ेगा ज़्यादा, मतलब देख क्यों ऐसा कर रहा है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न ये होता है क्योंकि वो बाहरी इन्वायरमेंट से उनका जो रिलेशन है वो कट जाता है, वो रिलेट नहीं कर पाते, वो बस एक उसी दुनिया में रहते हैं। तो ओवर द टाइम बस यही एक एडिक्टिव सी चीज़ होती है कि आप हमेशा अपना फ़ोन चेक करते रहो कितने हैं फॉलोअर्स, कितने हैं, फिर कुछ ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आ गई, फिर कम हो गए, फिर ज़्यादा हो गए। तो जो सोशल मीडिया है वो उनके मूड को डिक्टेट करता है, उनका मूड उनके थॉट्स को डिक्टेट करता है, तो फिर एक ये सर्कल सा बन जाता है। किसी तरीके का डाइट या किसी तरीके का खाना भी आपके मेंटल हेल्थ पर कहीं ना कहीं असर डालता है? मतलब कहते हैं कि आपको गुड मेंटल हेल्थ के लिए आपको ये सब खाना चाहिए, तो वो क्या हो सकता है? बैलेंस डाइट रखनी चाहिए यूजुअली, और बिल्कुल जितना फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट है खाने का, उतना ही मेंटल हेल्थ पे भी है, क्योंकि ब्रेन की जो इंटेग्रिटी है वो, उसके लिए आपको सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर वो आपको बैलेंस नहीं होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, फॉर एग्जांपल आयरन या फिर जिंक हो गया, B12 हो गया, B6, विटामिन B3, इन सब एक बैलेंस्ड मात्रा में ब्रेन में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस्ड मात्रा में प्रेजेंट नहीं है तो फिर ब्रेन की इंटेग्रिटी बिगड़ जाती है, और जब ब्रेन की इंटेग्रिटी बिगड़ जाए तो फिर ब्रेन जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा नहीं करता। जब ऐसा नहीं करता तो फिर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ओह, तो ये ADHD बचपन से ही होता है या बड़े होते हुए में आता है? ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, तो इसके दोनों रीज़न होते हैं, जीन एंड एनवायरनमेंट। अच्छा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, मतलब जीन होता है, अब वो एक्सप्रेस हो पाता है कि नहीं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इन द राइट इन्वायरमेंट, सब कुछ जहाँ बैलेंस लाइफस्टाइल है, बैलेंस डाइट है, सोशल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, प्यार है, घर में वार्मथ है, तो फिर वो जीन दबा रह जाता है, वो जीन अच्छा, ऊपर नहीं आता। इसके कोई सिम्टम्स भी हैं? ADHD के, हाँ। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके 3 कोर सिम्टम होते हैं, इनअटेंशन यानी ओके। अटेंशन की कमी, हाँ। इम्पल्सिविटी यानी अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना, एंड थर्ड हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी। हाँ, जो आपका जो मोटर एक्टिविटी है, आप एक जगह रेस्ट, आप बैठ ही नहीं सकते एक जगह पे, आप रेस्टलेस हो, फिजिटी हो। तो अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन की कमी होना, फोकस की कमी होना, एंड हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी तो ये डिसऑर्डर। डेंजरस भी होता है कहीं आगे जाके? इम्पल्सिविटी वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर आपका इम्पल्स कंट्रोल कम हो गया तो यू डू बिफोर यू थिंक। ADHD में नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है, इन पॉपुलेशन विदाउट ADHD यू थिंक बिफोर यू डू।
अगर आपका ADHD अनएड्रेस्ड है तो आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो यू डू बिफोर यू थिंक। और ये ट्रीटेबल है वैसे? कम्प्लीटली। कम्प्लीटली ट्रीटेबल। इसमें कोई बहुत ऐसे सेल्फ हार्म जैसी चीज़ें आती होंगी इम्पल्सिव वाले में स्पेशली? जी, अगर आपके आपके सेल्फ हार्म वाले थॉट्स आ गए हैं, हार्म टूवर्ड्स अदर वाले थॉट्स आ गए हैं, और आप इम्पल्सिव हो, तो यू आर मोर लाइकली टू कैरी आउट दैट एक्शन। ओके। अडल्ट्स में ना कि अडल्ट्स, अडोलसेंट में भी, और आजकल मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे भी स्मोकिंग, अल्कोहल, इनका कंजम्पशन जो है, मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे बड़े लोग बोलते हैं जो स्मोकिंग करते हैं कि भाई टेंशन के लिए वो स्मोक करते हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। आजकल अडोलसेंट में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो उनको कैसे बताया जाए कि ये खुद को ही हार्म कर रहे हैं? और क्योंकि वो पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे, क्योंकि वो तो शायद फ्रेंड सर्कल में ही है या तो वो उस एनवायरनमेंट में है, तो ये कैसे उन तक पहुँचे? मतलब मुझे नहीं समझ में आता वो कैसे बताया जाए। पहले तो ये क्यों कर रहे हैं, ये लर्न बिहेवियर है अगेन। स्मोकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देखते हैं देख रहे हैं। हाँ, ये जो स्मोक करता है वो कूल है। पीयर प्रेशर होता है इसमें, दूसरे बोलते तू भी कर, ये हाँ नहीं करेगा तो तू नहीं है उतना, मतलब कूल नहीं है। ड्रिंकिंग नहीं करेगा तो इतना कूल नहीं है, क्योंकि देख हम सब कर रहे हैं, हम सब मज़े कर रहे हैं, तू नहीं कर रहा। तो बच्चा उसकी वजह से आइसोलेटेड फील करना शुरू कर देता है, और वो उनके साथ ज्वाइन करने के लिए या उस ग्रुप में आने के लिए, जो एडोलेसेंट्स का मेन होता है कि दे वांट टू फील इंक्लूडेड, अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए दे वांट टू हैव अ सर्कल। ये नेचर है, मतलब थ्रू आउट ईयर्स यही रही है कि बिटवीन द एजेस ऑफ से 10 to 25 उनका मेन एम ही होता है कि दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, दे आर एक्सेप्टेड, दे आर इंक्लूडेड। एंड अगर वो ग्रुप में ये सारी एक्टिविटीज़ हैं तो वो करने के लिए वो मतलब अपने आप को वो करेगा ताकि वो ग्रुप का पार्ट बन पाए। नहीं तो अपने आप को आइसोलेट नहीं तो अपने आप को आइसोलेट करेगा, और ये बच्चे कूल होंगे वर्सेस वो नॉट कूल की तरफ जाएगा। और फिर वो एक और डिप्रेशन निकल हो जाएगा शुरू। हाँ, तो बस इसका ये वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे में पेरेंट्स का या फिर खुद मतलब जो अडोलेसेंट हैं, आई थिंक उनके लिए कोई एक आप अगर एक मैसेज, गुड मैसेज दें ऐसी सिचुएशन में, मतलब आप स्मोकिंग और अल्कोहल को दोस्त ना बना के, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस। जी, स्मोकिंग और अल्कोहल हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ये तो बेसिक मतलब एवरीवन बेसिक नोज। नॉलेज है। हाँ। स्मोकिंग या अल्कोहल के साथ आप जो डोपामीन या जो रश या जो इंक्लूसिव वो फील करना चाह रहे हैं, उसके लिए वही इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मतलब वो उसके बगैर भी हो सकती है। बस आपको ढूंढना है वो चीज़ कि कहाँ पर इसके बगैर आप इंक्लूडेड फील करेंगे। और बहुत बारी होता है कि आप ये ग्रुप को ना ज्वाइन करके जो आप बाकी दुनिया देखते हैं, वो आपकी नॉलेज और बढ़ाती है, और हो सकता है उससे बेटर सर्कल मिल जाए जहाँ पे ये सब की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे मेडिटेट करके भी वही मेंटल हेल्थ चेंजेस आएंगे, वही बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, या उससे कहीं ऊपर आएंगे। अच्छा, किसी तरीके का योगा और एक्सरसाइज भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, और योगा एक्सरसाइज आपके फिजिकल हेल्थ के लिए हो गई। योगा आपको बस मेंटल हेल्थ का के जो बहुत इम्पैक्ट होता है योगा का। योगा आपको बहुत स्टेबल बनाता है। जैसे योगा के बारे में कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, मतलब आपके जो जो मेंटल जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं या जो रिपल्स फॉर्म होते हैं, वो योगा आपको कंट्रोल करना सिखाता है। आपको बहुत बैलेंस्ड, हार्मोनियस और एक जॉयफुल तरीके से आपको जीना सिखाता है, और आपको ज़्यादा एक मतलब मतलब एडवांस्ड या फिर मोर मेच्योर बनाता है। एंड यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड बेटर हैंडल योर सेल्फ एज यू ग्रो अप विद योगा। मतलब लास्ट क्वेश्चन है कि अगर खुद को हैप्पी रखना है, अगर अडोलेसेंट की बात करें, तो अगर किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, तो अपने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं? पहले तो एक्नॉलेज करे कि मुझे स्ट्रेस हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है। अगर उसने एक्नॉलेज कर लिया, अगर उसको पता लग गया कि मुझे स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है, तो बात वहीं से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये होता है कि पता ही नहीं लगता कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ या मैं एंग्शियस हूँ। दूसरों को दिखना शुरू हो जाता है, पर अपने आप को नहीं दिखती ये चीज़ें, और ख़ासकर जब आप डेवलपिंग एज में हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं है नॉर्मल क्या है।
आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि एंग्शियस और स्ट्रेस होना नॉर्मल है, नॉर्मल है। पर एंग्शियस और स्ट्रेस होना नॉर्मल नहीं है। कुछ गलत हो रहा है तभी आप स्ट्रेस और एंग्शियस हो रहे हो। ट्रू। तो ये मतलब कूल नहीं है स्ट्रेस और एंग्शियस होना, ये एक चीज़ है खुद से ही आई थिंक खुद को ही पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप स्ट्रेस्ड हो। जी, अगर खुद को ऑब्जर्व करना सीख गए तो फिर कुछ टिप्स हैं जो खुद को खुश रखने के लिए और स्ट्रेस से दूर रखने के लिए, कुछ टिप्स अगर आप बता दें हमारे ऑडियंस को। तो खुश रहने के लिए टिप मतलब ना खुश रहने के बहुत रीजंस हो सकते हैं, खुश रहने का कोई रीज़न नहीं होता। आप बाय ओन नेचर यू आर हैप्पी। अब आप ये देखना है आपको, आप खुश क्यों नहीं है। अगर आप खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी खुशी को इम्पैक्ट कर रही हैं, वो चीज़ों को एक्नॉलेज करें, आइडेंटिफाई करें और एड्रेस करें। बाकी हैप्पीनेस कम्स बाय योर ओन नेचर। कोई रीज़न नहीं होना चाहिए हैप्पी होने का। नहीं होना चाहिए ना खुश होने के बहुत रीजंस हो सकते हैं। एक्चुअली। तो किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन तब निकलेगा जब आप खुलकर बात करेंगे, चाहे आप अपने पेरेंट्स से बात करें, चाहे अपने आप फ्रेंड से बात करें, या खुद ही नोट डाउन कर लीजिए कि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है। आई थिंक वहीं से प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको खुद मिल जाएगा। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कुछ नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं होता, जैसे कि डॉक्टर आस्तिक जोशी ने बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे साथ डिस्कस करी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।